Hello everyone. So in today's lecture we will start general and specific acid catalysis और हम दूसरी टर्म लिखेंगे जनरल एंड स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस। ओके, तो ये जो टर्म्स है हमें सेमेस्टर 1 में इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएशन के ऊपर आ सकता है, डेफिनेशन के लिए आ सकता है, तो आपको ये टर्म्स पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो हमें पता होगा क्या होता है, कैटालिसिस। ठीक है, तो कैटालिसिस क्या होता है, तो आपको पता है कैटालिस्ट क्या होता है कि कैटालिसिस प्रोसेस होता है ऐसी रिएक्शंस जिस रिएक्शंस में अगर हम रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए कोई कैटालिस्ट यूज करेंगे तो उन रिएक्शंस को उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैटालिसिस। तो कैटालिसिस क्या है, कैटालिसिस इज अ रिएक्शन whose rate is increased by using the catalyst। तो आपको पता है कैटालिस्ट का रोल क्या होता है, कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। इसीलिए अगर हमने किसी रिएक्शन को कैटालिस्ट का यूज करके उसका रेट इंक्रीज किया है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कैटालिस्ट यूज कर रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कैटालिस्ट के तौर पर या तो एसिड को यूज कर सकते हैं या तो बेसिक को यूज कर सकते हैं। आपको पता है ईस्टर हाइड्रोलिसिस में हमने एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, बेसिक कैटालाइज्ड रिएक्शन किया हुआ है। तो हम कैटालिस्ट के तौर पर एसिड और बेस दोनों कंपाउंड्स को यूज कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर अगर हमने एसिड को एज ए कैटालिस्ट यूज किया तो हम उस रिएक्शन को कहेंगे एसिड कैटालिसिस। अगर हमने बेस को एज कैटालिस्ट यूज किया है तो उसे हम कहेंगे बेस कैटालिसिस। ठीक है, तो पर जनरल क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है। तो एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हम कहें स्पेसिफिक या फिर हम कहें स्ट्रॉन्ग। कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एसिड या फिर स्पेसिफिक एसिड हो सकता है, या फिर इन जनरल एनी वीक और स्ट्रॉन्ग कोई भी एसिड, किसी भी टाइप का एसिड अगर ये हो सकता, मतलब ये टाइप हो सकते हैं। तो फिर अगर हम कोई कैटालिसिस कर रहे हैं, एसिड कैटालिसिस, जिसमें हमें पर्टिकुलर टाइप का ही एक एसिड चाहिए, अगर वही एसिड है तभी वो रिएक्शन होगा, दूसरे एसिड से वो रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर ऐसा केस होगा तो उस एसिड कैटालिसिस को हम कहते हैं स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस, या फिर हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही अवेलेबल है और अगर एक रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए तो वीक के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब उसे स्पेसिफिक कैटालिसिस की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसा एसिड कैटालिसिस रिएक्शन जिसके अंदर हमें स्पेसिफिक एसिड चाहिए एज ए कैटालिस्ट, उस रिएक्शन को हम कहेंगे स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस। अब जनरल एसिड, यहाँ पे जनरल वर्ड लिखना है, जनरल एसिड कैटालिसिस क्या होता है। तो जनरल एसिड कैटालिसिस में कोई भी वीक या फिर स्ट्रॉन्ग, जैसे हमें सिर्फ वर्ड चाहिए एसिड, एसिड का काम क्या होता है, H+ देना। तो हमें जस्ट वही रोल चाहिए, वो रोल करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग वीक कोई भी एसिड चल जाता है, हमें एक एसिड की जरूरत होती है। तो इस तरीके की रिएक्शन जिसमें हमें सिर्फ एक एसिड कैटालिस्ट चाहिए, उसके स्ट्रेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, वैसे एसिड कैटालिसिस रिएक्शन को हम कहते हैं जनरल एसिड कैटालिसिस। सिमिलरली बेस में क्या होगा, अगर हमें कोई स्पेसिफिक या कोई स्ट्रॉन्ग बेस ही रिएक्शन करा सकता है, अगर कोई स्पेसिफिक या स्ट्रॉन्ग बेस ही रिएक्शन करा सकेगा तो हम उस रिएक्शन को कहेंगे स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस। और अगर हमारी रिएक्शन किसी भी स्ट्रॉन्ग या फिर वीक, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बेस से अगर हमारी रिएक्शन को कैटालिसिस हो रहा है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे जनरल बेस कैटालिसिस। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमें स्पेसिफिक ही कोई एसिड चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके अंदर AlCl3 यही बेस होता है और यही एसिड होता है, लुईस एसिड है, यानी कि पर्टिकुलर लुईस एसिड ही चाहिए तभी वो रिएक्शन होता है। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस है जिसमें पर्टिकुलर एक एसिड ही चाहिए, तो उस तरीके के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस। तो ये आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो उनका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हम क्या देखेंगे,
एसिड कैटालिसिस में क्या होता है, बेसिक कैटालिसिस में क्या होता है। तो देखो एसिड कैटालिसिस जो रिएक्शन होता है, जो एसिड कैटालिसिस का रिएक्शन होता है, ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। ये दोनों ही H एसिड है तो हम इसे डिनोट H+ से कर सकते हैं या फिर H3O+। एसिड कैटालिसिस में जनरली क्या होगा, रेट डिपेंड करेगा कैटालिस्ट पर, जो कि होगा एक्स एसिड। ओके, सिमिलरली ये किसमें होगा, इन एक्वियस मीडियम। ये जनरली किसमें होती है रिएक्शन, एक्वियस मीडियम में होता है। तो अगर हमें एसिड चाहिए तो इसका पीएच से क्या रिलेशन है, तो अगर आपको पता है एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से बिलो होता है। तो अगर हम पीएच डाउन कर रहे हैं, अगर हम पीएच को डिक्रीज कर रहे हैं, तो एसिड कैटालिसिस का रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट होगा इंक्रीज। सिमिलरली बेस कैटालाइसिस में क्या होगा, बेस कैटालिसिस रिएक्शन, ये भी जनरल की बात, मतलब ओवरऑल एसिड और बेस की बात करूँ, ठीक है, हमने स्पेसिफिक जनरल अभी तक नहीं देखा है। जनरली बेस कैटालिसिस में क्या होता है, बेस कैटालिसिस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा OH- n से, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस से, ठीक है, क्योंकि कैटालिस्ट जितना ज़्यादा होगा रेट का रिएक्शन उतना फास्ट होगा। इसमें पीएच जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एसिड कैटालिस्ट, बेस कैटालिस्ट। देखिए हमने 4 टाइप्स देखी, जनरल एसिड कैटालिसिस, स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस, जनरल बेस कैटालिसिस, स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस। अब हम इन रिएक्शंस के टाइप्स देखेंगे, अब इन रिएक्शन का एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। आपको बेसिक समझ में आ चुका है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एसिड कैटालिसिस। तो अब मैंने आपको बताया जनरल एसिड कैटालिसिस क्या होता है। तो इसमें हमें कोई भी, हमें एसिड के स्ट्रेंथ से मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ एक एसिड चाहिए जो एसिड का रोल करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, देखो कोई भी एसिड जो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, हमें कैटालिस्ट के तौर पे काम कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एसिड है तो एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को देगा। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होता है, कहाँ से, प्रोटॉन का ट्रांसफर जो होता है फ्रॉम अ वीक एसिड, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एसिड की स्ट्रेंथ मैटर नहीं कर रही है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वीक एसिड हमें इसमें इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अ वीक एसिड। इससे क्या होगा, इट प्रोटोनेट्स, ये जो अपना वीक एसिड है इसने प्रोटोनेट कर दिया, किसे, इट प्रोटोनेट्स द सबस्ट्रेट, इट प्रोटोनेट्स द सबस्ट्रेट कंप्लीटली। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्यूरिंग आरडीएस। ड्यूरिंग आरडीएस मतलब आरडीएस में जाने के बाद, आपको पता है कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो रिएक्शन में स्टार्ट होगा, फिर आरडीएस, उसमें से एक आरडीएस होगा और एक फास्ट स्टेप होगा। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है, जो आरडीएस वाला स्टेप होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ये आपको लाइन याद रखनी है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको समझ में आएगा। सपोज मेरे पास कोई ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, नैफ्थेलिन है, ठीक है। और सपोज हमने क्या कर लिया, इसके साथ यहाँ पे एक COOH यानी कि COOH अटैच्ड है, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास क्या अटैच्ड है, हमारे पास यहाँ पे CH2OH अटैच्ड। इस तरीके का कोई अपने पास सबस्ट्रेट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या हो सकता है, इन तीनों जगह पे प्रोटोनेशन के चांसेस है, ठीक है। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, तो हमें जनरली हमें क्या चाहिए होता है, हमारी रिएक्शन साइट कौन सा, हमें इसमें क्या करना है, इस रिएक्शन में हमें इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर हमें कराना है तो हम क्या करेंगे, तो अगर हमें जनरली अगर यहाँ पे प्रोटोनेशन ईजी नहीं होता तो हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर प्रोटोनेशन करते। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मुझे प्रोटोनेशन कराना है, अगर मुझे इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन कराना है, इस वाले ऑक्सीजन का, तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता था कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, कौन सी, अपने पास जो अपनी रिएक्शन साइट है जहाँ पे मुझे इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन कराना है, उसके साइड में, उसके आसपास एक ऐसा स्पीशीज़ है जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन इस कार्बन पे, क्योंकि आपको पता है कार्बन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर ही अपने रिंग के अंदर ही ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। आपने NGP में पढ़ा होगा, ये इंट्रामोलिकुलर अटैक है। ये क्या है,
इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर से ही इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया और इसने अटैक कर दिया। तो अब ये देखो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज होंगे, है ना। यहाँ पे अटैक होने के बाद ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे मुझे अगर इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो मुझे यहाँ पे H प्लस आना चाहिए। तो अब मैं स्ट्रॉन्ग या फिर वीक कोई भी ऐसे यूज़ कर लूँ, वो इजीली से H प्लस देगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। तो इसको कैसे भी करके एक H प्लस चाहिए। तो इसके लिए अब हम स्ट्रॉन्ग की जगह पे वीक एसिड जैसे कि CH3COOH अपना जो एसिडिक एसिड वीक एसिड है, तो अब इसका H पे ये इजीली अटैक कर सकता है, इस H को ले सकता है ना। तो इसलिए अगर ये केस नहीं होता, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती, तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए था इस पर अटैक करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर से इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और इसलिए अगर कोई वीक एसिड भी है तो ये खुद से अटैक करके उस H प्लस को अपनी तरफ अपनी ओर ले ले। तो आपको ये समझ में आया। तो अब देखो ऐसा होने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये जो पहला रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, तो आपको पता है अगर इंट्रामोलिकुलर कोई रिएक्शन होती है तो क्या होगा, ये जो इंट्रामोलिकुलर है ये फास्ट रिएक्शन हो गया। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो हमें देखो अगर ये रिएक्शन को हम फिर से लिखें तो क्या हुआ, यहाँ पे जो था वो एज इट इज, यहाँ पे एक CH2 था, एक ऑक्सीजन था ये, और यहाँ पे क्या था, एक C था और इस C के साथ इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया। इस C के साथ एक O था जिसने एक H लिया, इस O ने इस H को लिया है। सिमिलरली यहाँ पे एक OH है तो उस OH को मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये ऑक्सीजन था जिस ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये यहाँ से H निकल गया। ठीक है, ये OAC माइनस बना ना, तो इसने इस H को ले लिया और ये H यहाँ से निकल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड्स आ गए। ठीक, तो आपको ये समझ में आया क्या क्या मैं देखो फिर से बता रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे इंट्रामोलिकुलरली अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसने इस H को ले लिया, यहाँ पे एनायन बना ACO माइनस बनेगा और ये एनायन इस H को लेके जाएगा, इसलिए ACOH निकल गया। और यहाँ से इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे देखो ये C यहीं पे है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। और अब इस कार्बन को देखो, इसके पास एक ऑलरेडी OH था, OH ये है, और इस ऑक्सीजन ने यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो गया और इस ऑक्सीजन ने H के साथ अटैक करके यहाँ पे OH आया। ठीक है, तो ये बना। अब इसके बाद वाला जो रिएक्शन होगा, आपको पता है इसके बाद जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, क्योंकि आपको पता है अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स हो, तो हाईली अनस्टेबल है। तो ये क्या करेंगे, अपना ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और ये H2O निकल गया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ये ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन से हमें क्या मिला, इस रिएक्शन से हमें मिला एस्टर। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ था स्टार्टिंग में, अगर यहाँ इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद से ही रिएक्शन में बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिएक्टेंट जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना था, प्रोटोनेशन जहाँ पे होना था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप ही बढ़ गई ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट। उसकी वजह से जो यहाँ पे जो वीक एसिड है उसका वो सफिशिएंट था प्रोटोनेशन करने के लिए, और प्रोटोनेशन होने के बाद वाटर रिलीज होकर हमें अपना प्रोडक्ट मिल गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे वीक एसिड है ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, तो इसके लिए इसने क्या किया, एक स्लो स्टेप में, ये जो स्टेप हुआ एक्चुअली ये कैसे होगा, स्लो होगा। स्लो किससे, इसके कंपैरिजन में। एक्चुअल में देखा जाए तो ये इंट्रामोलिकुलर अटैक है तो ये रिएक्शन फास्ट होती है ओवरऑल, लेकिन होगा क्या, इस वाटर यहाँ पे देखो हाईली स्ट्रेन है तो इसलिए यहाँ से वाटर निकल के प्रोडक्ट बनना ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस स्टेप। तो इन 2 स्टेप में ये स्टेप स्लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो ये स्लो स्टेप है, मतलब ये RDS है। तो RDS में क्या हुआ, जब RDS हो रहा था तब क्या हुआ कि इस स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो था OH, इसने इंट्रामोलिकुलरली अटैक कर दिया। इंट्रामोलिकुलर अटैक करने की वजह से क्या हुआ, सेम मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, फिर ACOH के H ने इधर से H प्रोटोनेशन हो गया और फिर हमें क्या मिला, रिएक्शन मिल गया। तो इधर RDS के अंदर आपको इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, ड्यूरिंग RDS
प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है कि जब भी कोई हम क्या कर रहे हैं, जनरल एसिड कैटालिसिस कर रहे हैं। तो जब भी जनरल एसिड कैटालिसिस होगा तो जो प्रोटोनेशन का स्टेप होगा वो आरडीएस के दौरान कहीं पे होगा, वो आरडीएस के पहले या बाद में नहीं होगा। कब होगा? जब आरडीएस चल रहा होगा उस वक्त कहीं पे होगा, और उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद करनी वो क्या है, H प्लस ट्रांसफर, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर इज इन्वॉल्व, प्रोटॉन ट्रांसफर इज इन्वॉल्व इन आरडीएस एक, और कैटालिस्ट adds proton to a site यानी कि ये साइट, to a site which is becoming more basic in RDS। अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जो RDS में खुद से ही मोर बेसिक हुई। मोर बेसिक का मतलब क्या है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी तो किसी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब उसका बेसिसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ऐसा केस होगा कि आरडीएस के अंदर ही किसी स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, उसकी बेसिसिटी बढ़ रही है, तो उस वक्त उस चीज़ का फायदा उठाकर जो प्रोटोनेशन होगा कैटालिस्ट की तरफ से, उस प्रोटोनेशन से हमें जो रिएक्शन मिलेगी वो क्या होगी, वो होगी जनरल एसिड कैटालिसिस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ही क्या है कि हमारा जो रिएक्शन सेंटर होगा वो मोर बेसिक हो रहा होगा इन ड्यूरिंग आरडीएस, और उसी आरडीएस के बीच में कहीं पे अपना जो एसिड है अटैक करे, अपना जो एसिड है प्रोटोनेट करेगा उस रिएक्शन सेंटर को, और फिर हमें रिएक्शन मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आए जनरल एसिड कैटालिसिस क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ थी जनरल एसिड कैटालिसिस की, ठीक है। इसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे। आपको कब समझ में आएगा डिफरेंस, अगर हम जनरल बेस कैटालिसिस स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस से इसका कंपेरिजन करेंगे। तो जनरल आपको समझ में आएगा एसिड कैटालिसिस। तो देखो स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस क्या होगा। स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको डायनोन का। देखो पहले हम रिएक्शन देखते हैं तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। डायनोन क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड डाइन और एक कीटोन डाइनोन, और सपोज हमने यहाँ पे CH3 रख दिया, तो ये क्या है, एक डाइनोन है, ठीक है। अब सपोज हमने इसको प्रोटोनेशन कराना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है और यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे क्या कराना है, मुझे इस वाली स्पीसीज को प्रोटोनेट कराना है। तो आपको पता है ये स्पीसीज को प्रोटोनेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे इसका अटैक होना चाहिए, और अगर प्रोटोनेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटोनेशन होने के बाद हमें ये डबल बॉन्ड वैसे ही यहाँ पे OH आया और 3 बॉन्ड की वजह से यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये पहली स्टेप हो गई। ये पहली स्टेप होने के बाद अब ये स्टेप फास्ट हो गया है, स्लो हो गया। तो आपको पता है ये यहाँ से लेकर O प्लस बन रहा है, यहाँ पे O न्यूट्रल है, यहाँ पे O प्लस बन रहा है, और ये खुद से बन रहा है। तो इसमें ये वाली जो स्टेप होगी वो फास्ट, मतलब इतनी फास्ट स्टेप नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ऑब्वियसली ये अपना बॉन्ड वापस लेगा। अगर यहाँ से बॉन्ड ले रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो अब क्या होगा, अब ये जो CH3 ग्रुप, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे RDS ये शिफ्टिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, तो ये प्रोसेस स्लो होगा एज कम्पेयर टू दिस। प्रोटोनेशन तो स्लो था, लेकिन शिफ्टिंग जो हो रही है ये और स्लो स्टेप होगी। तो देखो यहाँ पे RDS की वजह से क्या होगा, स्लो स्टेप होगी। और अब क्या हुआ, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, अब हम देखें अगर ध्यान से क्या क्या हुआ है, तो देखो सबसे पहले ये रिंग थी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पे ये वाला CH3 एज इट इज है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ऊपर चला गया तो एक ही बॉन्ड बचा, OH हुआ, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ था, पॉजिटिव चार्ज आया था, तो ये CH3 यहाँ पे अटैच हो। अब यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बचे, यहाँ पे 1 2 3 4 थे, इलेक्ट्रॉन्स लेकर गए हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे CH3 का शिफ्टिंग हुआ है और हमें पॉजिटिव चार्ज मिला। ये वाली स्टेप जो होती है RDS होती है, स्लो स्टेप होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बोकैटायन मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज हमें इसे न्यूट्रलाइज करना है, तो ऑब्वियसली इसके साइड वाला जो H है, ये प्रोटॉन है, ये H प्लस
के फॉर्म मतलब निकल जाएगा H+ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स देकर। इस वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH। तो ये क्या है, डाइनोन से हमें फिनॉल मिला, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो ये डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट है। तो इस वाले रिएक्शन में आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस। क्यों? क्योंकि हमें इसमें क्या करना होता है, हमें स्पेसिफिक या फिर एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही यूज़ करना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों यूज़ किया हमने, देखो क्योंकि हमें यहाँ पे पहली स्टेप में प्रोटोनेशन किया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि हमें इस स्टेप मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई फिर हो गया, ऐसे यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो रहा है, अपना जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर बेसिक सेंटर है वो डायरेक्टली H+ पर अटैक कर रहा है और पहले ही प्रोटोनेशन हो रहा है। ये स्टेप प्रोटोनेशन स्टेप RDS से पहले हो गया। तो ऐसा होने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऐसा एसिड चाहिए जो इजीली इसको H देने के लिए यहाँ पे अपना जो, क्योंकि ये बहुत इजीली अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप इंक्रीज नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास देने वाला जो एसिड है जैसे कि H3O+ है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये खुद से ज़बरदस्ती H से देगा तभी ये इस पर अटैक करके इसे ले लेगा। तो इस मतलब ये एसिड क्या कर रहा है, खुद से इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है जिसमें क्या हुआ, एसिड ने पहले प्रोटोनेशन कर दिया RDS से, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा pH पर। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इसका ये प्रोटोनेशन नहीं हो पाता, इससे हमें रिएक्शन नहीं मिलती। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन pH पे डिपेंड करेगा। और अगर हमने इसमें कोई और वीक एसिड अगर डाल दे, इस सोल्यूशन में हम वीक एसिड भी अगर ऐड कर दें तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, ये इस रिएक्शन को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वीक एसिड इसे प्रोटोनेट करने में पावरफुल नहीं है, इसे प्रोटोनेट सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही कर पाएगा। तो आपको ये समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, कैटालिस्ट फर्स्ट अटैक कर रहा है और सब्सट्रेट को प्रोटोनेट कर रहा है, और प्रोटोनेट करने के बाद यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हुई। क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी सब्सट्रेट की इंक्रीज हो गई। पहले वाले जनरल एसिड कैटालिसिस में क्या हुआ था, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हुई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होने के बाद में रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी पूरी इंक्रीज होने के बाद देखो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है CH3, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है तो इसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होने के बाद एक वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है इसे कहते हैं स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस। इसे हम क्या कहते हैं, देखो स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस। स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस में क्या होगा, आपको सिर्फ यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, हियर प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस बिफोर RDS एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ रिएक्शन सेंटर इंक्रीजेस। ठीक है, और जनरल एसिड कैटालिसिस में क्या हुआ था, जनरल एसिड कैटालिसिस में हुआ था ये कि सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर बेसिसिटी कह दो, बेसिसिटी ऑफ द रिएक्शन सेंटर इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो रिमेनिंग दो यानी कि बेस कैटालिसिस रिएक्शंस और इनका डिफरेंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।